खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह 8:35 पर आपके सामने आने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बाखबर रखा जाए, हालात वाक़ात से बाखबर रखा जाए, हर खबर से बाखबर रखा जाए। वो खबरें जो इस वक्त मुल्क की सतह पर इंतहाई अहमियत की हामिल है, यानी दिल्ली में गिनती का अमल शुरू हुआ है और अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी अब की बार वापस। एक बड़ा सवाल यह है, इस पर हमारी नजर रहेगी। थोड़ी देर पहले भी आप ट्रांसमिशन देख रहे थे, आज भी कोशिश करेंगे कि आपको पल पल का अपडेट दिल्ली की सियासत का देते रहें और मूड ऑफ द दिल्ली नेशन क्या है वो हम आपको बताएंगे पूरे दिन में। न सिर्फ दिल्ली पर हमारी नजर रहेगी बल्कि बात जरा बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों की भी होगी, बात इजराइल अमेरिका की भी होगी, बात उस जहाज की भी होगी जो रात देर गए मिसिंग था, यानी लापता हो गया था, लेकिन फाइनली खबर आ गई है। क्या कुछ सूरत हाल है उस पर भी बात होगी। जम्मू कश्मीर आएंगे तो बैक टू बैक कई अहम और बड़ी खबरों से आपको बाखबर करेंगे। उमर अब्दुल्ला की क़यादत के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू होगी, हुकूमत के सामने मसाइल पर गुफ्तगू होगी और आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी बात को रख रहे हैं, वो आवाज़ सुनी जाए और उन मसाइल का हल निकले। 9:45 पर आप कॉल करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में और ज्वाइन करेंगे उस कॉलर सेक्शन के दौरान जब आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो फिलहाल फटाफट से याद रखिएगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर खबर, तज्जिया और तबसरा हर पल आप देखते भी हैं और बराह रास्त नशरियात भी देखते हैं और वहां पर खबर आप पढ़ते भी हैं। और वही ये जरिए है जहां पर आप और हम और अपने राब्ते और रिश्ते को मजबूत करते हैं। तो फिलहाल हिस्ट्री ऑफ द डे पहला पड़ाव हमारी मॉर्निंग शो का रहता है और हिस्ट्री ऑफ द डे हस्बे वादा आपके सामने रखते हैं हर दिन सुबह सुबह आसिफ रशीद। आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आसिफ बताएंगे आपको तारीख के पन्नों में खंगालने के बाद चंद अहम वाक़ात क्या कुछ उनकी नज़र से गुजर चुके हैं। आसिफ रशीद, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे, साल 2025 और फरवरी की 8वीं तारीख। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन आज पूरे दिन सूरत हाल क्या पूरे मुल्क के अंदर या ख़ित्ते के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर क्या रहने वाली है वो ख़बरों के ज़रिए आप तक तो पहुँचेगी, लेकिन इब्तदाई मराहिल में एक ख़ास पड़ाव से हम गुजरते हैं और वो होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में हमारी कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान या आलमी तारीख में चंद अहम तरीन वाक़यात एक तवील फहरिस्त से आपके सामने रखे जाएँ। तो यही आज मकसद पूरा करते हुए चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने। 1897 दिन आज का था जब मुल्क के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हुई और बतौर तीसरे सदर इन्होंने बाद में जिम्मेदारी भी मुल्क के अंदर संभाली। इनकी खिदमात को आज याद किया जा रहा है। 1986 में आज के दिन दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सर्विस का आगाज बाकायदा आज हुआ। 1705 दिन आज का जब औरंगजेब ने अपनी आखिरी फौजी मुहिम शुरू की थी। 2005 में करीब 20 बरस कबल इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक आज के दिन हुआ। साल था 1943। दिन आज का आज़ादी के जंगजू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से कश्ती के जरिए जापान रवाना हुए और यह भी एक तारीखी फैसला था। और इसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज ने काम किया वो भी इनकी क़यादत से ही मुमकिन हो सका था। इस अहम तरीन दौरे के बाद 1941 में उर्दू और गज़ल को हिंदुस्तान के घर में जगह देने वाले जगजीत सिंह की पैदाइश भी आज के दिन हुई। तो आज उनकी भी म्यूजिक की दुनिया से वाबस्ता जो लोग हैं वो तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन दीगर तबकों से या दीगर फील्ड से भी लोग जगजीत सिंह को बहुत पसंद करते थे, वो भी आज उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 1952 में मलिका एलिज़ाबेथ बरतानिया की मलिका और दौलत मुश्तरका की सरबराह बनी। साल 1971 दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज नदाक का आगाज आज ही के दिन हुआ था। 2010 में वादी कश्मीर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलमर्ग के करीब खिलनमर्ग के अंदर बर्फानी तोदा गिरा और 17 फौजी जवान शहीद हुए। आज का दिन था 2010 में वादी कश्मीर में शदीद किस्म की बर्फबारी के बीच ये हुआ। 2014 में सऊदी अरब के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में एक होटल में आग लगी और 15 शहरियों की मौत इस अफसोसनाक वाक़े में आज के दिन हुई। साल 2024 दिन आज का आम इंतखाबात हुए पाकिस्तान भर के अंदर और आप सबको याद है जब निज़ाम बदला या हुकूमत बदली तो एक बार फिर से इमरान खान की हुकूमत जो ऑलरेडी कमज़ोर करने की कोशिशें हुई थी, इसके बाद शहबाज शरीफ वापस आएंगे ऐसी सूरत हाल पैदा की गई और बाद में उनको इक़्तिदार में भी, अगरचे वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं मगर इस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं।
1807 में नेपोलियन ने रूसी अफवाज को आज ही के दिन इलाइलो के मौर्के में शिकस्त दी। तारीख आज की थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाकयात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की एक एक करके आपको जरा उन खबरों की तरफ लिए चलते हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली हैं। सबसे पहले जरा उस हादसे की बात जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन अब कर दी गई है। अलास्का अमेरिकी रियासत के अंदर जहां पर एक तैयारा लापता हुआ था और बाद में जाकर कुछ तस्वीरें ऐसी मंजरें आम पर आई जिससे ये इस बात की तस्दीक हो गई कि ये तैयारा जो लापता हुआ था वो एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर गिरकर तबाह हुआ, जिसका मतलब ये था कि 10 के 10 लोग जिनमें पायलट भी शामिल था। तिजारत की मकसद से ये तैयारा एक इलाके से निकला था और वियानकलेट से नोम शहर जाने वाला तैयारा, जिसकी ये तस्वीर सबसे पहले सामने आई और इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा कि कोई भी जिंदगी इसमें नहीं बची होगी। जितने 10 के 10 लोग इंक्लूडिंग पायलट शामिल थे वो तमाम लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बेरिंग एयर का ये तैयारा जो कि जुमेरात की शाम तकरीबन 4 बजे लापता हुआ था और यूनाइटेड से नोम शहर जा रहा था। तैयारे ने इतलात के मुताबिक 2:37 पर यूनाइटेड शहर से उड़ान भरी थी और तकरीबन आधे घंटे तक फिजा में रहने के बाद इसका राब्ता रडार से मुनक़ता हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हुआ। डायरेक्टर ऑपरेशन एयर ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि अमला जो है वो तफसीलात जमा कर ही रहा था। आज जाकर ये अब सुबह जब आपको अपडेट किया जा रहा तो ये तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तो गर्दिश कर रही थी। बाद में ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई कि वो जो जुमेरात की 4:30 बजे प्लेन लापता हुआ था, 10 के 10 लोग जो इसमें सवार थे, तमाम लोगों की मौत की कंफर्मेशन अब की जा रही है और साथ साथ एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं, जो प्लेन को यानी जो कंपनी है, इनके जो जिम्मेदारान बेरिंग एयर की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया जिनके मुताबिक राब्ते के मकाम पर टीमें पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है और मजीद तैयारियां चल रही हैं। लेकिन 10 के 10 लोग इनमें से कोई बचा होगा इसका बहुत कम इम्कान है जिस तरह की सूरत हाल रही है। जहाज के लापता होने के बाद सुबह सुबह अलास्का के अंदर उस जहाज का पता लगा जहां पर सवार 10 लोग इसमें थे और फाइनली जहाज जो है वो तबाह हो गया है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 की 10 लोग जो इसमें सवार थे वो मारे गए होंगे। ताहम अभी भी लाशों को ढूंढने का सिलसिला और रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर जारी है। अब चलते हैं जी आगे, जरा बात उस शख्स की करते हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर है और दुनिया के अंदर सबसे अजीम शख्सियतों में उसको गिना जाता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ताकतवर मुल्क का एक सदर है और सदर साहब बयान देते हैं और थोड़ी सी गर्माहट आने के बाद उस पर थोड़े से नरम भी पड़े हैं। यानी मामला फलस्तीन का है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्दी जल्दी से मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब खबर यह है कि गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है, वहीं पर गजा से फलस्तीनियों को बेदखली के बयान पर साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का ट्रंप को करारा जवाब भी दिया गया है और सदर ट्रंप के नाम खत में शहजादा तुर्की फैसल ने भी कहा कि फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारीखी वतन नहीं है, न उन्हें दूसरे मुल्क के अंदर डिपोर्ट किया जा सकता। यह उनका शहर है फ़लस्तीन और उनको अपने शहर से नहीं निकाला जा सकता। यानी एक तरफ से सऊदी अरब कमर बस्ता, दूसरी तरफ से तुर्की भी सामने आ चुका और डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में कल अखबारी नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले हफ्ते कई मुल्कों पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया गया। यानी कल उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि टैरिफ जो बढ़ाने का मामला था वो अगले हफ्ते से मजीद कई मुल्कों पर भी लगेगा। यानी एक तरफ से नरमी कि अभी फलस्तीन के अंदर जल्दी नहीं है, दूसरी तरफ से अब आप देखेंगे कि जो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे पर रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ अब दूसरा महाज खोला जाएगा, वो इक्तिसादी महाज होगा। और यहाँ पर जो टैरिफ आयद करने की जो टैक्स आयद करने की बातें
हो रही थी उस पर काम किया जाएगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमेरिकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। वक्त आने पर तमाम तर हालात वाक़ात को तब्दील किया जाएगा और सूरत हाल को बदलते हुए पूरी दुनिया भी देखेगी। ताम एक तरफ से इस्लामिक मुल्क इस पूरे मामले पर खफा है, दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का मानना है जल्दी नहीं, आहिस्ता से ही सही लेकिन काम जारी रहेगा। कल आपको याद होगा कि यूएनएचआरसी आईसीसी के पर बयानात और जो सदारती हुक्मनामा जारी किया गया था वो अपनी जगह, लेकिन इस बीच बड़ी बात ये कि जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही, लेकिन जो ख्वाब देखा गया है उसे शर्मंदे ताबीर किया जाएगा। ये बात बताई है डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात देर गए ज़राए ब्लाक के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए। चलिए, बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें आपके सामने, मजीद तफसीलात आती रहेंगी तो साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट के जरिए भी आप तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली का रुख करते हैं। आज सबकी नजरें दारुल हुकूमत दिल्ली पर इसलिए नहीं है कि हुकूमत बदलेगी, बल्कि इसलिए भी शायद गुज़श्ता 14-15 बरसों से एक बड़ी पार्टी जो दिल्ली को चलाती रही, हो सकता है कि दोपहर आते आते उसके लिए बुरी खबरें भी हो, लेकिन जश्न कहीं पर अलग अलग मकामात से तस्वीरें और सुबह सुबह के रुझान यानी गिनती या वोट शुमारी का जो अमल है वो इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी है। और असेंबली इंतखाबात के बाद आज किसकी हुकूमत बनेगी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास तस्वीर मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो इब्तदाई रुझान आ रहे हैं, तमाम 70 सीटों पर रुझान जो है वो आ गए हैं और तकरीबन 50-50 वाली पोजीशन मानकर आप चलिएगा। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सीधा मुकाबला है। वोटों की गिनती जारी है। पहले पोस्टल बैलेट खोले गए और इनिशियल तकरीबन 50 मिनट की गिनती के दौरान भारतीय जनता पार्टी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे। ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी भी 24 से 25, जिसका मतलब है वो जो 50-50 वाली लाइन मुबसरीन की तरफ से भी टच की जा रही थी, सीधी टक्कर या बराह-रास्त मुकाबला कई एक जगहों पर। और इन सब के बीच में ये जो बराह-रास्त या 2 चेहरों के दरमियान मुकाबले वाली बात हो रही है, कांग्रेस के लिए इब्तदाई रुझानों में बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। इशफाक, बिल्कुल, अभी जो रुझानात की बात आ रही है तो जो हमारे पास भी अदाद शुमार है, आम आदमी पार्टी तकरीबन 25 से 25 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों के मुताबिक। भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और 2 इत्तेहादी जमातें मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो वो तकरीबन 38 के आसपास जो है वो आगे बढ़ रही हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1 सीट पर फिलहाल आगे बढ़ने की बात आ रही है और अदर्स का कोई अता पता नहीं है, यानी मुकाबला कांटे का है। क्योंकि अब जो इतलात आ रही है 42 पर बीजेपी आगे और 22 पर आम आदमी पार्टी आगे। याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी ने कल इससे ही जो महाज बनाया था वो ये था कि किस तरीके से चुनाव के अंदर धांधलियां की गई, क्या कुछ मेंबर्स को खरीदने की बातें हो रही है, जिसके बाद ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के घर तक लोग पहुंचे और उनसे जो है वो मजीद बातचीत करने की भी कोशिश की गई। तमाम अपनी बातें अपनी जगह, सुबह से मंदिरों के अंदर और खुसूसी दुआइया मजलिसों का एहतमाम मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से किया जा रहा है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए क्या अब की बार चौथी बार राह हमवार होगी या राह मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, और क्या मुसलसल 3 बार चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी क्या एक और रिकॉर्ड कायम कर सकती है, या फिर बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जो माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए था, जिसको लेकर बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि देखिए अब की बार हमारी सूरत हाल कुछ एंटायरली डिफरेंट होगी, क्या उसका कोई फायदा उन्हें मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जो मुसलसल दिल्ली पर हुकूमत करती आई, जब तक आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी शीला दीक्षित और उससे पहले भी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल कांग्रेस की है वो बिल्कुल भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इब्तिदाई रुझान के मुताबिक सिर्फ 1 सीट पर अब आगे कांग्रेस दिख रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। तस्वीरें आपके सामने है सुबह सुबह की, जहां पर मुख्तलिफ लीडर्स पूजा पाठ का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर गिनती का अमल जो है विधानसभा सीट्स पर, असेंबली सीट्स पर, वो शुरू हो गया है और थोड़ी देर के बाद जो रिजल्ट्स आना भी शुरू होंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर पर भी इन चुनावों को लेकर गहरी नजर रखी जा रही है, आम आदमी पार्टी के मीडिया हेडक्वार्टर पर भी नजर रखी जा रही है। ताहम अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स किसी की तरफ से जारी नहीं किया गया। इब्तिदाई रुझानात पर दोनों तरफ से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा जो जो वक्त निकलेगा, क्या आम आदमी पार्टी चौथी मर्तबा वापसी करेगी या रास्ता खुल जाएगा भारतीय जनता पार्टी और इत्तेहादियों के लिए।
तो दाल हुकूमत दिल्ली से साथ साथ अपडेट अब तक पहुंच रहा है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रहिएगा। मुख्तलिफ हिस्सों से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं, आतिशी भी पीछे इस वक्त चल रही हैं, अवध ओझा पीछे हैं, गोपाल राय आगे हैं और दीगर कुछ आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे इस वक्त बड़े चेहरे शायद इस बार वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। फिलहाल पहले 2 राउंड्स में पीछे चल रहे हैं, जबकि मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर बाई इलेक्शन एक सीट पर हो रहा है, वहां पर भी तकरीबन 3900 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आगे है। इधर दिल्ली के अंदर बीजेपी के जो नए चेहरे थे, पहली बार मैदान में उतारे गए थे, लेकिन कुछ पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से या दीगर ओहदों पर अब तक फाइज थे, वो आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल पहले 2 राउंड्स में पीछे हैं। कांग्रेस की अलका लांबा पीछे चल रही हैं, इसी तरीके से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं और इब्तदाई रुझानों के मुताबिक फरहान सूरी और दीगर आगे, और ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे निकल गए हैं। चलिए जनाब, दिल्ली की सूरत हाल से हम आपको पल पल का अपडेट जरूर बताएंगे, लेकिन जरा बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम तैयारियां जो हैं वो अब चुनाव पर लगी हुई है। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव या जम्मू कश्मीर के बजट के ताल्लुक से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौटेंगे। ये जो मुशावरत का सिलसिला है और मुतलका महकमों के साथ भी हम आहंगी को उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इस वक्त यकीन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बजट तैयारियों के बीच इंतजामिया की जानिब से कुछ बड़े फैसले भी कबल इस वक्त लिए जा सकते हैं। मुशावरत के नतीजे क्या हैं, मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। दीगर कुछ मौजूद भी हमारे साथ रहेंगे।
सुबह के 9 बज रहे हैं और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए और बात जम्मू कश्मीर की खबरों की करते हैं। जरा बात करते हैं बजट 2025-26 के हवाले से, क्योंकि तैयारियों का आगाज हो गया है। वजीर आला हर दिन मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बजट बनाने की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से तमाम महकमा जात को यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि फाइनेंस बिल जिसे आप कहते हैं, उसकी जरूरी अप्रूवल के लिए उसे कबल वक्त राजभवन भेजना होगा और 21 दिन पहले यानी प्रायर टू द बिल 21 दिन टाइम फिक्स कर दिया गया। एडवांस में राजभवन को वो बिल भेजनी होगी। तमाम डिपार्टमेंट्स को हुक्म दे दिया गया है कि वो अपनी मनी बिल अप्रूवल के लिए राजभवन भेजें, लेकिन 21 दिन का वक्त बीच में छोड़ दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेक्शन 36 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत खुसूसी इख्तियारात हासिल है, जहां पर उन्होंने मनी बिल को वेट करना होगा, जिसके बाद ही हुकूमती इदारे अपना काम कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रात देर गए तमाम डिपार्टमेंटों के लिए ये ज़रूरी कर दिया कि वो 21 दिन कबल अपनी जो मनी बिल है वो अप्रूवल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरीट को रवाना कर दिए। और ये तब हुआ है जब बजट सेशन सामने है। लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से भी एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ये साफ कर दिया गया कि ये अमल इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कैप्टन लेफ्टिनेंट गवर्नर है और कैप्टन के पास हर एक चीज़ की खबर होना कबल वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर द पर्पज़ ये जो ऑर्डर कोट अनकोट कर दिया गया है, उसके मुताबिक ये कह दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिकमेंडेशन सेक्शन 36 के तहत जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसके तहत तमाम डिपार्टमेंटों को अपने मनी बिल 21 दिन पहले भेजने होंगे, तब जाकर ज़रूरी अप्रूवल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की दफ्तर से आ सकते हैं। तभी जाकर उसकी रिफ्लेक्शन आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद वज़ीर आला की तकरीर में भी दिखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ से ये साफ कर दिया गया है जो पार्ट सी है बिजनेस रूल्स का, उसमें भी जो प्रोसीजर्स हैं वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के लिए, उसमें भी ये साफ कर दिया गया है कि तमाम बिल्स जो इंट्रोड्यूस करने हैं वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के तहत पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे, उसके बाद ही उसे ऐवान के अंदर लाया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उमर अब्दुल्ला साहब कानून में तरमीम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अप्रूवल को पहले लाजमी करार दे देना है, उसके बाद आप अपनी काबीना के पास आएंगे और फाइनली उसको फिर असेंबली के अंदर भी ला सकते हैं। तो ये एक लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से 2-3 चीज़ें कल रात देर के क्लियर कर दी है। ये तब हो रहा है जब बजट 2025-26 की तैयारियां हैं। उमर अब्दुल्ला बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, इस बीच हुकूमती इदारे भी अपना काम कर रहे हैं और मनी बिल कानून और दीगर मामलात को लेकर यह साफ कर दिया गया है कि इख्तियारात किस तरीके के हैं और हुकूमत किस तरीके से काम आगे बढ़ाएगी। बजट के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, तो साथ साथ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ चूँकि शोबों को बेहतर करना है और इमरान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जो पेशरफ्त इस वक्त हो रही है, मुशावरत का एक दौर चल रहा है। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर 30 से 40 करोड़ के दरमियान जो इस वक्त बड़े मंसूबे हैं या जो काम हुआ है, रकूमात खर्च हुई हैं, इनके कामों की फहरिस्त भी तलब कर ली हैं। और न सिर्फ महकमों को जहां पर यह कहा गया कि वो मंसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, कामकाज को बेहतर करें, लेकिन बजट जिसको बाज़ाब्ता बजट सेशन में या इस इजलास में जो फहरिस्त तैयार की जाएगी, 30 से 40 करोड़ रुपए के जो काम हैं उनकी जब फहरिस्त तलब की जा रही है, वो इस मकसद से कि बजट में इस फहरिस्त को शुमार किया जा सके और कम से कम ये तखमीना लगाना साफ हो जाए, पिक्चर क्लियर हो कि कितनी दरकार और अखराजात की ज़रूरत माली साल के दौरान कहां पर होनी चाहिए। न सिर्फ इतना बल्कि यह भी साफ किया गया है कि MLAs का एक मेजर रोल होगा डेवलपमेंट के अंदर, तरक्याती कामों के अंदर, उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है और डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट चला रहा है, लेजिस्लेटर्स उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या सही तरीके से हो रही है, क्या कहीं कमी खामी तो नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैसेज जो लेजिस्लेटर्स को चला गया है, ये तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से उन्हें दे दिया गया है। MLAs को कह दिया गया है कि डेवलपमेंट में उनकी से होगी, उनकी मर्जी ज़रूर होगी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर
तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो उनकी मनमर्जी के हिसाब से चलेंगे और इस ज़िम्मन में वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ राब्ता करेंगे ताकि तरक्याती मंजरनामे पर मजीद तेजी के साथ और शफाफियत के साथ काम किया जाए। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, हम देख रहे थे कि तरक्याती मंजरनामे को आगे बढ़ाने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया उमर अब्दुल्ला, बहसती वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ारत ख़जाना के बीच में सलाह मशवरों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच एमएलएस के लिए एक छोटी सी राहत यह है कि आप जनाब बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं है, आपकी जो बात है वो मानी भी जाएगी, रखी भी जाएगी और ये जो 30 से 40 करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट्स की बात आ रही है, क्या है दरअसल ये? क्या ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में उनकी नजर होगी या नए प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड वो करवा सकते हैं जहां पर डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि मज़कूरा एमएलएस के साथ कोऑर्डिनेट करके इन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जाए? पिछले 2 रोज से ये एक खुशाइद और अच्छी खबर है जो एमएलएस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2 इनिशिएटिव्स लिए गए। एक के जिस पर हमने कल ही बात की थी कि एमएलएस के प्रोटोकॉल के हवाले से सख्त हिदायत तमाम सरकारी अफसरान को दी गई है कि जहां वो दौरा करेंगे अपने अपने सेगमेंट्स में तो एमएलएस को वो प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए और अगर उनके इलाके में कोई डिग्नेटरीज या कोई बड़ा ऑफिशियल दौरा किसी का होगा तो उस पर एमएलएस को इनवाइट करना लाजमी है। लेकिन इस हवाले से एक और अहम और अच्छी खबर एमएलएस के हवाले से यह है कि सरकार ने 30 से 40 करोड़ रुपए के जो मंसूबे हैं उनकी तजवीज़ के इख्तियारात जो है वो एमएलएस को दिए हैं। और इस हवाले से जो हमारे पास इत्तलात है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं, उन्हीं के पास फाइनेंस चार्ज है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है और डिप्टी कमिश्नर्स ने कम्युनिकेशन भी एमएलएस को मौसूल की है और कहा गया है कि एमएलएस 30 से 40 करोड़ रुपए अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनके असेंबली सेगमेंट से, वहां से तजवीज़ करें कि वहां क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। और ये हम देख रहे हैं कि एमएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब यहाँ सरकार हुआ करती थी स्टेट के दौरान, तो उस दौरान उस वक्त एमएलएस के पास इस तरह डायरेक्टली इख्तियारात नहीं थे कि वो कोई मंसूबा जो है किसी मंसूबे के इख्तियारात उनके पास हो, क्योंकि पहले उनको डिप्टी कमिश्नर्स का या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास अपनी तजवीज़ रखनी पड़ती थी और डिप्टी कमिश्नर जो है वो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उन तजवीज़ और मंसूबों को रखते। लेकिन अब डायरेक्ट इख्तियारात दिए जा रहे हैं एमएलएस को कि वो बताएं कि 30 से 40 करोड़ रुपए के जो मंसूबे हैं आपके इलाके में वो आप डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर्स को मौसूल करें और उनके जो प्रोजेक्ट्स जो है जो वो मंसूबा बताएंगे उनके इलाके में कौन से क्या प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंटल वर्क्स क्या होंगे, तो उसका जो खाका है वो आने वाले बजट सेशन में जो है पेश किया जाएगा और बजट सेशन में ही उसको अप्रूव भी किया जाएगा और माली साल 2025-26 में उन पे जो है काम भी किया जाएगा। और दूसरी अच्छी खबर ये है एमएलएस के लिए ये कि इससे पहले जो है सीडीएफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होता मैं है, यहाँ पर आपको एक बार पहले रोकना चाहता हूँ। ये जो मसला है ना 30 से 40 करोड़ रुपए वाला, ये बजट एलोकेशंस वाले मामलात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होंगे जी 2025-26 वाले काम है। तो क्या ये नए सिरे से काम करने होंगे या जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ये माना जा रहा था कि एमएलए पूरी तरह से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, उनको मॉनिटरिंग के इख्तियार दिए गए हैं? देखिए ये जो 30 से 40 करोड़ रुपए के जो मंसूबे के इख्तियारात एमएलएस को दिए गए, चूंकि एक नई हुकूमत बनी है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो फंड्स जो है वो एलोकेट ऑलरेडी किए। अगर आपको याद होगा, चाहे वो माली साल 2023-24 का बजट हो या फिर 24-25 का बजट हो, लेकिन ये जो नए सेशन बजट सेशन में जो यहाँ का यूटी का बजट सेशन होगा, इसमें यहाँ की जो अवामी हुकूमत है ये एलोकेट कर रही है एमएलएस के लिए 30 से 40 करोड़। यानी ये फिर ये होगा कि आप जी बड़े प्रोजेक्ट 30 से 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स 2-3 उठाइएगा, डिप्टी कमिश्नर्स को हैंड ओवर कीजिएगा, डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेट करवा के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट तक लाएंगे और फिर उसको हम बजट की स्पीच में देख पाएंगे, जहां पर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब एलोकेशन वज़ीर आला साहब बांटेंगे तो वो एलोकेशन वहां पर हमें नजर आएंगी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग एक प्रॉपर निजाम दिखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इसी तरह से एक मैकेनिज्म के तौर पर ये चलेगा, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी वजाहत की कि पहले डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर से फिर फाइनेंस के पास, फिर बजट सेशन में चला जाएगा, वहां से फिर उसको अप्रूव किया जाएगा। अच्छा, एक लेकिन प्रोसेस है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोसेस अगर ये है, लेकिन पिटारे के अंदर जो मामला है वो तो बड़ा कम है।
एक अनार और 100 बीमार वाला मामला है। बजट एलोकेशन जो दिल्ली से है वो तो कट के आई है हमारे पास, और इस भी जो हमारा एडीबी लोन और दीगर चीज़ों से हम चलाने की कोशिश करते हैं, अब की बार वो भी रिवर्सल पर है। तो किस तरीके से उमर अब्दुल्ला के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि आप डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को, हर एक चीज़ को, हर एक एमएलए को यकसां देखें? एक तो ये बड़ा चैलेंज, और फिर दूसरा बड़ा चैलेंज ये कि फाइनेंस मैनेजमेंट वो कैसे कर पाएंगे, जबकि हज़ारों करोड़ रुपया ऑलरेडी लाइबिलिटी है वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए, खासकर उमर अब्दुल्ला जो इस खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो पिछले हफ्ते मरकजी सरकार की तरफ से जो सेंट्रल असिस्टेंस जम्मू कश्मीर को मिली है, या जो बजट एलोकेट हुआ है 42,200 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल था, लेकिन इस साल 41,000 करोड़ रुपए, और उस पर भी एक्सपर्ट्स ने भी और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने उसने भी आवाज़ उठाई। इवन के खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एडमिट किया कि जो तवक्कात उनकी थी, लेकिन तवक्कात से कम सेंट्रल असिस्टेंस मिली है। ऑल्दो कि मरकजी सरकार ने कहा कि हमने पुलिस के लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट की अलग लाइबिलिटी है, पावर सेक्टर में अलग है, एजुकेशन में अलग है, और खासकर अभी कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला देखिए आप, हजारों करोड़ रुपए की जो उनकी जो वागुजारी है, उनकी जो पेमेंट है वो अभी तक वागुजार नहीं हुए है। सो काफी सारे चैलेंजेस हैं उमर अब्दुल्ला के लिए, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक जो नैरेटिव भी है और दूसरा एक फैक्ट भी है, वो ये है कि जब हुकूमत बनी तो यहाँ डबल पावर सिस्टम है, और डबल पावर सिस्टम के बीच में इख्तियारात महदूद है। उमर अब्दुल्ला जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी हासिल करें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी हासिल करने के बाद जाहिर सी बात है उनको सेंटर का रुख करना है, और वहाँ सेंटर से कितनी उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगी, वहाँ से कितनी मदद मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक सवाल भी है। इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर राहत मज़कूरा एमएलएस के लिए कि वज़ीर आला साहब ने 30 से 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भर ली है। तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे। मज़कूरा डिप्टी कमिश्नर्स को राब्ते में रखकर ये प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात जब एमएलएस की हो रही है तो एक और राहत भरी खबर एमएलएस के लिए है, और कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जिसे आप CDF कहते थे, और जो एमएलए अपनी मर्जी से खर्च कर सकता था, उसको लेकर भी लगभग तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, और सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस तरतीब दे दी गई है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड CDF फंड को लेकर। और ये माना जा रहा है कि वजीर आला जिस दिन बजट का ऐलान करेंगे, जिस दिन बजट स्पीच पेश करेंगे ऐवान के अंदर, उसी दिन इस CDF का भी ऐलान उस बजट स्पीच के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। गाइडलाइंस इस तरीके की बनाई है ज़राया के मुताबिक, जो जहां पर जवाबदेही भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है, यानी शफाफियत भी है, और जवाबदेही के उनसुर को भी ध्यान में रखा गया। इससे पहले एक मरकजी जब रियासती हुकूमत हुआ करती थी तो एक निज़ाम था कि किस तरीके से यह पैसा खर्च होगा। अब आप यूटी में चले गए हैं, कुछ इख्तियारात महदूद चले गए हैं, इसलिए गाइडलाइंस और ट्रांसपेरेंसी और दीगर मामलात को देखा गया है, और माना जा रहा है कि तमाम चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं। और इस ज़िमन में कैबिनेट अप्रूवल, यानी कैबिनेट के लिए वो मसवदा कानून जो है कि किस तरीके से CDF अलॉट किया जाएगा, किस तरीके से उसको खर्च किया जाएगा, किन मदों पर उसको खर्च किया जाएगा, कितने % कब वो खर्च कर सकता है, ये तमाम चीज़ें तहरीर की गई हैं। और माना जा रहा कि अगली काबीना इजलास में इस मसवदे को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद ये तमाम बातें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिस दिन ऐवान के अंदर बजट पेश करेंगे उस दिन ये बात सामने रख सकते हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक CDF की जो हद मुकर्रर कर दी गई है वो 3 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान होगी। हमारे ज़राया बता रहे हैं कि CDF तमाम MLAs के लिए तकरीबन 3 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान हो सकता है, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हद इम्कान जो है वो 5 करोड़ तक हो सकता है, ताकि ये मामला जो है काम जो है वो किया जा सके। इससे कबल आपको याद होगा कि 3 करोड़ रुपया जब अर्थवाल स्टेट हमारी हुआ करती थी, जब लद्दाख हिस्सा था 5 अगस्त 2000 पहले से जब हुकूमत थी, तो 3 करोड़ के आसपास उसको बढ़ाकर 5 करोड़ तक लिए जाने की बात हो रही है। बजट 2025-26 जिसको जो 4 मार्च से शुरू होने जा रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दौरान जब वज़ीर आला अपनी बजट स्पीच रखेंगे उसी में इस बात का भी ऐलान वो करेंगे कि बजट
के दौरान और बजट साल 2025-26 के दौरान किस तरीके से एमएलए ये पैसा खर्च कर सकते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार मुख्तलिफ एमएलए ये कह रहे थे कि जनाब इस चीज़ पर ज़रा जल्दी के साथ फैसला लिया जाए, ताहम नई एलोकेशन नए बजट में अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। और हमारे ज़रा जो वजारत ख़जाना के अंदर है और वज़ीर आला दफ्तर के अंदर है वो ये बता रहे हैं कि फ्रेमवर्क कंप्लीट कर दिया गया है और गाइडलाइंस बना दी गई है। काबीना इजलास के दौरान इसकी अप्रूवल होगी और इसका ऐलान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे अगले महीने बजट सेशन के दौरान। यानी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड जो होगा वो 3 से 5 करोड़ के दरमियान ही हो सकता है। चलिए, बजट के हवाले से बात हो रही है तो मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख आपको लिए चलते हैं। आप सब जानते हैं इस महीने के आगाज में 1 फरवरी 2025 को मरकज की जानिब से बजट पेश किया गया। आम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ खास नहीं था, लेकिन लद्दाख के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं थी। इसलिए क्योंकि फंड्स में कटौती की गई, कमी की गई पहले के मुकाबले, और इस पर अब अवामी नुमाइंदों या फिर बड़े इदारों की तरफ से, जिनमें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल है, उसने भी नाराजगी का इजहार किया है कि बजट में जो कर्टेलमेंट इस बार की गई है। आप सब जानते हैं तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास जो लद्दाख का पिछले साल का बजट था, काउंसलर्स के मुताबिक इस बार तकरीबन ये जो कमी की गई वो 1300 करोड़ के आसपास, पहले के मुकाबले कम पैसा आना जो बताता है। और जिस पर राय भी ये है कि तरक्याती कामों को मुतासिर करने की भी एक कोशिश है मरकज की तरफ से। LHDC करगिल का इल्ज़ाम या उनके नुमाइंदों की तरफ से इल्ज़ामात हैं। साथ साथ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो काम लद्दाख यूटी के अंदर चल रहे थे, इनके मुताबिक अलग अलग मकामात पर, इतना ही नहीं इसी बजट में कंसर्न लोगों के मुताबिक उन्होंने अलग अलग इदारों को चलाने के लिए, चूंकि बहुत सारा काम जो आउटसोर्स भी किया गया है, कई लोग जिनके जो बहैसियत मुलाजमीन काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं या रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज का भी इशू है। तो वहाँ पर इन खदशात का इजहार किया गया लद्दाख में LHDC करगिल की तरफ से, और लेह के भी लगभग इसी तरह के तासुरात हैं कि मुश्किल सूरत हाल बन सकती है कल को जाकर तनख्वाहों के हवाले से, दीगर मुराद के हवाले से। मरकजी सरकार ने जो 6000 के आसपास का बजट था वो बाकी यूटीज़ और स्टेट्स के मुकाबले में लद्दाख का तकरीबन 1300 करोड़ रुपए कम करना, ये इस बात की गमाज़ है, अकास है कि मौजूदा वक्त में जितने भी तरक्याती मंसूबे चल रहे थे वो अच्छी बात नहीं है। जहां पर जम्मू कश्मीर के लिए भी 41,000 करोड़ की जो रकम है वो मुख्तस की गई, लद्दाख के लिए भी एक खुसूसी बजट, लेकिन मखसूस पैकेज की अनाउंसमेंट हो ये तवक्को की जा रही थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। जो ऑलरेडी दिया गया था उसमें से भी कटा, जिस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा था। ये एक बात आपके सामने, और लद्दाख के अंदर भी तकरीबन वैसी सूरत हाल दोनों जगहों पर जो जम्मू कश्मीर से भी नाराजगी का इजहार सियासी जमातों ने इस बजट के बाद किया था। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तरक्याती मंसूबों या बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो जरा उस स्कीम की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा जंगलात पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस स्कीम के तहत जो मरकज एक कसीर रकम खर्च करता है यूनियन टेरिटरी के अंदर, स्कीम के सही नफाज के साथ साथ सरकारी खजाने से खर्च होने वाला पैसा इस्तेमाल हो सके। जम्मू कश्मीर में कैंपा स्कीम का नफाज है जिसको आप यूनियन टेरिटरी के अंदर जिसके मुताबिक काम होते हुए भी देखते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डेडलाइन फिक्स की गई थी उसके मुताबिक भी शायद काम और आगे बढ़े और बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर पौधे लगाने या जो एक ड्राइव चलाने की कोशिश थी उसके एग्जैक्ट टारगेट्स तक भी इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, खास तौर से जो महकमा फॉरेस्ट है, वो नहीं पहुंच सका है। अभी तक 108 करोड़ रुपए 240 करोड़ रुपए में इस मंसूबे के तहत खर्च किए गए। टोटल पैसा 240 करोड़ रुपए जो जारी हुआ था, 108 करोड़ रुपए ही इसमें से खर्च हुए हैं, जबकि 36.15 लाख पौधे लगाए जाना अभी यूनियन टेरिटरी के अंदर बाकी है। यह सारा मंसूबा जो कैंपा स्कीम यूनियन टेरिटरी के अंदर थी, महकमा जंगलात पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन सेट टारगेट्स तक पहुंचना मुकर्रर मुद्दत के अंदर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बड़ी खबर यह है कि कैंपा जो फॉरेस्ट का एक अहम तरीन हिस्सा माना जाता है, जिसके तहत पौधे लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ में लिया जाता है, उसके तहत जो मरकज़ी मुआवनत 240 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया था उसमें मौजूदा साल के दौरान सिर्फ 108 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है। और इसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मरकज़ की तरफ से दिए गए रकूमत के बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतनी बेहसी के साथ क्यों काम कर रहा। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे जो मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, फॉरेस्ट कवर हमारा श्रिंक हो रहा है डिस्पाइट द टॉल क्लेम्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि सबुज सोने की लूट है और सबुज सोने का जो जलने का सिलसिला गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं वो भी लगातार मुख्तलिफ फॉरेस्ट एरियाज के अंदर चल रहा है।
लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए मरकज के पास एक कंटिजेंसी प्लान होता है कि हमने जी नए पौधे लगाने हैं, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है, ग्रीन एरियाज को डेवलप करना है, और एक अच्छी खासी रकम जो हमारी जराया बता रहे हैं कि रखी गई थी लेकिन खर्च नहीं हुई है। आपके पास क्या कुछ खबर है, क्या कुछ डिटेल अपडेट आपके पास है पूरा? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एनुअल प्लान ऑपरेशन की बात करें तो 276 करोड़ जो है वो अप्रूव किए गए थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो 240 करोड़ रुपए को रिलीज किया गया, जारी किया गया। अब जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रही है कि 108 करोड़ ही जो है वो खर्च किए गए हैं, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो लगाए गए हैं। अब देखिए इसमें कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9072 हेक्टर और 76.47 लाख के मुकाबले जो है, यानी कि 76.47 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 40.32 लाख पौधे लगभग जो है वो 56,000 हेक्टर जो है वो बिगड़े जंगल को उपचारित करने में जो है वो लगाए गए हैं। अब देखिए कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि जिस प्रकार से चालू वित्त वर्ष जो है यानी कि जो बजट एनुअल प्लान ऑपरेशन जो है वो तैयार किया गया है वो 2 इन मंथ्स में जो है वो किस प्रकार से फिजिकली और फाइनेंशियली कंप्लीट किया जाएगा। इसी को लेकर फ्यू डेज बैक यानी कि कुछ समय पहले जो है वो मीटिंग भी रखी गई, जहां पे सीनियर अधिकारियों ने चिंता भी जताई है और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि तेजी जो है वो काम में लाई जाए, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्हें कहा गया है कि प्रोग्रेस को जो है वो रिव्यू भी यानी कि देखा भी जाए कि कितना तेजी जो है वो काम किया जा रहा है। अब देखिए कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जम्मू कश्मीर में सीएमपी के तहत जो है वो वन रोपण यानी कि फॉरेस्ट के लिए 96,243 हेक्टर वन क्षेत्र जो है वो लिया गया है, और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेशों का अनुपालन में यानी कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतीक वन डाइवर्जन मामले के खिलाफ जो है वो प्रतीक विवरण यानी कि डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि मैपिंग जो है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तो यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले जो है वो सबमिट करने से पहले यूनियन मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाया जाएगा। उसके बाद अब देखिए सीएमपी के पास जो है वो शेष राशि यानी कि अभी तक जो राशि बची हुई है वो 604.99 करोड़ रुपए जो है वो बची हुई है, और 2025-2026 वित्त वर्ष यानी कि जो बजट लाया गया है यानी कि इसमें जो राशि लाई गई है वो करीबन 162.06 करोड़ पे जो है वो इस समय निर्धारित की गई, यानी कि जो बजट पेश किया गया था। देखिए जिस प्रकार से अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-2026 की बात करें तो उसके दौरान दिसंबर 2024 तक निपटाए गए वन संरक्षण अधिनियम के मामलों को जो है वो प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि केवल 5 साल से अधिक पुराने बंद मामलों को फिर से जो है वो भरने पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि पौधों को जो है वो इसके अलावा पौधों को जो है वो नर्सरी में कम से कम 1 साल तक जो है वो रखने के बाद लगाया जाएगा, ताकि वो एक अच्छी ऑप्टिमम हाइट जो है वो अचीव कर सके और साथ ही साथ कोलर डाइट जो है वो अचीव कर सके। अब जो फॉरेस्ट फाइड एक्टिविटीज होती है यानी कि डिफरेंट स्कीम्स में जो फॉरेस्ट फाइड एक्टिविटीज होती है जैसे कि सीएमपी स्कीम हो गया, सीएपीएक्स स्कीम हो गया, सीएससी हो गया, उसमें भी ये कहा गया है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए जब एक कार्य योजना जो है वो आप बनाएंगे। उसके साथ इसके बाद ये भी बताया गया है कि एक मॉडल रेंज जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, और यानी कि अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंडर जो है मॉडल रेंज एस्टेब्लिश किया जाएगा, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 2 जो प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे फॉर वेस्टर्न हिमालयन स्पीशीज के लिए, ताकि एक मेडिकल जो प्लांट है एक हर्बल पार्क जो है वो तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कैंपा की डिटेल्स और खबर बताने के लिए कि किस तरीके से जो मरकज की तरफ से 240 करोड़ रुपया रकम वागुजार किया गया था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, क्या कुछ करना था, कहाँ कहाँ पर कमियां। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको श्रीनगर लिए चलेंगे जहां से बड़ी खबर आ रही है छोटे से वक्फे के फौरन बाद।
9:23 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके बराह रास्त नशरियात। इस वक्त मॉर्निंग शो हमारा चल रहा है और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को आज नजरबंद कर दिया गया है, घर में नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को घर में खाना नजरबंद कर दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर तस्वीर भी पोस्ट कर दी है, जिस पर उन्होंने लिखा कि आज महबूबा मुफ्ती सदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उन्हें कुछ अहम मामलात के पेश नज़र बाहर जाना था। यानी वो दो अहम मामले जो नॉर्थ के अंदर और इसी तरीके से जम्मू के अंदर होने थे, उस मामले को लेकर वो मिलना चाहते थे, लेकिन अलल सबाही सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनके दरवाजे पर ताला लगा दिया है। मकदमदीन को मिलने की बात सामने आ रही थी और साथ साथ उन्हें नॉर्थ कश्मीर में जाने की बात हो रही थी, और यही वजह कि मेरी इतलात के मुताबिक उनके एक और लीडर जो नॉर्थ कश्मीर के हैं उन्हें भी शायद नज़रबंद रख दिया गया है। मोहम्मद रफ़ीक राथर जो तर्जुमान भी है, हमारी इतलात के मुताबिक उन्हें भी आज सुबह सुबह नज़रबंद कर दिया गया अपने घर में। और थोड़ी देर पहले ट्विटर पर उन्होंने सवाल उठाया है कि फिर बदला क्या है। सूरत हाल अगर यही 5 अगस्त 2000 पहले बाद भी थी और आज भी यही है, तो जो बड़े दावे हैं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दावे हैं कि ऑल इज़ वेल, वो ऑल इज़ वेल वाला मामला कहाँ पर है, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बाहर जाकर उन लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उन लोगों से ताज़ियत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है जो इस वक्त मारे गए हैं, जिसके बाद एक शदीद तशवीश की लहर जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर देखने को मिल रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पर सोशल मीडिया साइट पर ये तमाम तहरीर डाल दी और साथ साथ तस्वीर भी डाल दी कि किस तरीके से पुलिस ने गेट पर ताला लगाकर उन्हें ये इतला दी है कि अब आपने जनाब आज दिन के लिए बाहर नहीं जाना है। और आप सब जानते हैं परसों या 2 रोज़ कबल कह लीजिए 48 घंटे पहले 2 अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए। दोनों में पुलिस और फौज ने कहा कि तहकीकात हो रही है। वसीम नाम का नौजवान जो फौज की गोली से मारा गया और बाद में उस पर क्लैरिफिकेशंस दी गई कि क्यों ये वाक़या पेश आया, उस पर काफ़ी तनकीद का सामना अथॉरिटीज़ को और यहाँ तक कि हुकूमत की खामोशी पर भी सवालात उठाए थे। और बाद में वज़ीर आला साहब की तरफ से ये कन्फर्म किया गया कि उनने मरकज़ के साथ भी इस मामले पर बात की है। कठुआ के अंदर भी एक नौजवान की जान गई थी, पुलिस ने तंग तलब किया, ये इल्ज़ामात लगे और बाद में खुदकुशी इस नौजवान ने की थी। मगर इन दोनों वाक़यात पर जहां नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया जा रहा था, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहां से भी रुकने अवान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से सवालात उठे। और चूँकि मुतासरीन से मुलाकातें हो रही थी और अब से कुछ देर पहले जो ट्वीट किया गया या पोस्ट किया गया साबिक़ा ट्विटर मौजूदा एक्स पर इल्तिजा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा हैं उनकी तरफ से कि वो और उनकी वालिदा वसीम और उनके अहले खाना से मुलाक़ात आज होना था, प्लान था सोपुर जाने का, मगर इंतज़ामिया ने उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी और आज सुबह सुबह उनकी गेट को लॉक किया गया है। तस्वीरें चारों पोस्ट कर दी गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। और माजी में भी हमने देखा है पुलिस ने कई मरतबा सिक्योरिटी का हवाला देकर इस तरह के इकदाम उठाए और आज फिर से इस इंसिडेंट को याद दिलाया गया एक्स पर पोस्ट करके इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से कि मखनदीन हो या वसीम हो, दोनों इंसिडेंट्स पर गैर जानिबदाराना तहकीकात हों। मरकज़ी वज़ारत दाखिला जो बराह रास्त जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी से जुड़े मामलात को देखती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया हो, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट हो, सारे मिलकर काम अगर करें और इस वक्त सारी सूरत हाल जो है कश्मीर के अंदर वो अबतर है इल्तिजा मुफ्ती के इस पोस्ट के मुताबिक। तस्वीरें आपके सामने आपसे कुछ देर पहले जो शेयर की गई हैं। और दूसरी बात ये भी कि कई लीडरान जो है वो मुलाकात कर भी चुके हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक जब कुलगाम के अंदर साबिक फौजी एहलकार का कत्ल हुआ, उन पर गोली चलाई गई, उनकी अहलिया पर, बेटी पर, और उस इंसिडेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर जमातों के लीडरान भी इजहार ताज़ियत के लिए गमज़दा खानदान के पास पहुंचे थे। मंजूर अहमद वागी का जब कत्ल हुआ उसके कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद हमने देखा कि दीगर जमातों के लोग या सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरान, मजहबी पेशवा और सिविल सोसाइटी भी उस घर का दौरा करते हुए नजर आए। जब वसीम वाला ये एपिसोड हुआ, इस दर्दनाक कहानी के बाद भी खित्ते के अंदर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि अब ऐसा ना हो कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, ये कहकर के तहकीकात हो रही थी। जबकि फौज का जो वर्जन था उसके मुताबिक एक लोडेड ट्रक था जो कई किलोमीटर दूर तक भागा, रोकने की कोशिश की गई। वसीम जो उस गाड़ी को चला रहा था उसने ट्रक नहीं रोका। चेक पोस्ट पर न रुकने के बाद
मुतहरिक फौजी एहलकारों की तरफ से गोली चलाई गई और फिर बाद में इस पर यह भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए या सवालात उठे कि गोली गाड़ी के टायर पर भी चलाई जा सकती थी। डायरेक्ट फायर करना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। यही इल्ज़ामात कल भी लगे। इससे पहले हम कोशिश करें कि इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ फ़ोन लाइन पे आएँ। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से भी दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनकी जानिब से भी कुछ सवालात इसी तरीके से उठाए गए थे और उनका एग्जैक्टली बयान क्या, शहरी इलाकों पर गम गुस्सा अब भी जहां बरकरार है, तहकीकात चल रही है, वहीं पर वादी कश्मीर में सूरत हाल अबतर है। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कठुआ और सोपुर में नौजवानों की अमवात बाइस तशवीश हैं। इस पर वजारत दाखिला फौरी तौर पर वाज़ेह जवाब दे कि शहरियों को इस तरीके से निशाना बनाना, और ये दो इंसिडेंट्स नहीं, उन्होंने असल मामला जो है वो हुकूमत के नोटिस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लाया कि नौजवानों को बालाई वर्कर या OGW करार देकर ओवरग्राउंड वर्कर बताकर उनको खौफजदा करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वो जो साउथ कश्मीर वाले इंसिडेंट के बाद 450-500 से ज़ायद नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई या पूछताछ के लिए उनके मोबाइल फ़ोन्स लिए गए, इस तरह की खबरें आई जिसकी अथॉरिटीज़ ने भी कन्फर्मेशन की कि क्यों ये वाक़यात रोनमा हुए। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाराजगी का भी इजहार किया गया और आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा आपको सुनाएंगे जो दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। होम मिनिस्टर की ये जो रिव्यू मीटिंग हुई यहाँ पे दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, जिसमें वहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट से किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। LG को यहाँ पे बुलाया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया था। उसके फौरन बाद उसके अगले दिन से ही कश्मीर में कुछ हालात बनना शुरू हुए जो तशवीशनाक है। पहले ही एक वहाँ पे किलिंग हुई एक्स सर्विसमैन, जो कि हमारी सोसाइटी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दिस सोसाइटी हैज फॉट अगेंस्ट एनी किलिंग, एनी innocent killing, any form of terrorism, and we have laid blood for that to counter those ideologies who believe in killing innocent. और उसके बाद जो रवैया इख्तियार किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कुलगाम में और साउथ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, आपने सुना होगा कि 500 से भी ज्यादा लड़कों को गिरफ्तार किया गया। रात रात को छापे मारे गए घरों पे, उनको डराया गया, उनके फोन्स कन्फिस्केट किए गए, उनको घरों से लिया गया। अननोन लोकेशंस पे भी बहुत सारे लड़कों को लिया गया। और इसी तरह फिर वो जो कलेक्टिव पनिशमेंट है जिसे आप कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक कलेक्टिव पनिशमेंट दी गई एक बहुत बड़ी आबादी को, जो एक आदत सी बन गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर में बिलखुसूस लोगों को कलेक्टिवली किसी न किसी बहाने से पनिश किया जाए, उनको OGW बताया जाए, जो कि कोई टर्म है नहीं, जिसकी न कानून में, न आइन में, न इंसाफ में कोई जगह है कि आप किसी को भी और ग्राउंड वर्कर लेबल कर दो, फिर टॉर्चर करना शुरू कर दो। उसके बहाने से आपको एक लाइसेंस मिल जाती है कि आप उस इंडिविजुअल को टॉर्चर करें, उसके घर वालों को टॉर्चर करें। उस बहाने से 500 से भी ज्यादा लड़कों को वहां पे टॉर्चर किया गया, इंटिमिडेट किया गया, गिरफ्तारी आ गई। उसके बाद ही आपने फौरन बाद ही आपने सुना होगा एक रिपोर्ट आई बदकिस्मती से, एक नौजवान वसीम अहमद मीर के हवाले से, बारामूला का रहने वाला एक नौजवान डॉक्टर के पास जब वसीम अहमद मीर को पहुंचाया गया, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर, जो बुलेट वुंड उन्होंने, जो जख्म उन्होंने देखा जिसके नतीजे में वो गुजर चुके थे, वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऐसा लगता है कि ही वॉज शॉट फ्रॉम द क्लोज रेंज। छाती के एक तरफ से गोली अंदर गई थी और बदन के दूसरे हिस्से से वो एंट्री और एग्जिट वोन्स दोनों है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर वो क्लोज रेंज से उसको शूट किया। सैयद रूहुल्लाह मेहदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मरकजी वजारत दाखिला या दीगर इदारे जिम्मेदारी का सबूत पेश करें, शहरी हलाकतों पर फौरी तौर रोक लगनी चाहिए, इस तरह के जो मामलात हैं उनमें गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। इधर दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा है इल्तिजा मुफ्ती और उनकी वालिदा घर में नज़रबंद हैं। एक्स पर पोस्ट और तस्वीरें भी आपके सामने रखती हैं। एक्स पर तस्वीरें उनकी तरफ से जो शेयर की गई हैं। सोपोर आज माँ और बेटी ने जाना था और वसीम के अहल खाना से मुलाकात होना था, लेकिन इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, जो एक्स पर जानकारी इस वक्त इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से दी जा रही है।
अब जरा आगे बढ़ते हैं। सोपुर की बात हुई है तो सोपुर के अंदर ही एक और अफसोसनाक मामला आप कह लीजिए जो गुज़श्ता दिनों पेश आया, जिसका इंतजामिया ने बाकायदा नोटिस भी बाद में लिया। और ये मामला था उस अस्पताल का जहां पर सर्जरी में या ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का एक खुलासा हुआ और बाद में जाकर इंतजामिया ने हुक्मनामा जारी किया तो तमाम डॉक्टर्स के काम करने के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए ये भी तय किया गया। सोपुर में इतलात के मुताबिक जो कंफर्मेशन अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर की, उसके मुताबिक ये जो अस्पताल में सर्जरी के दरमियान लापरवाही का वाक़या नोटिस में आया था, 2 डॉक्टर जो ऑलरेडी मुअत्तल हुए थे, अब इस तहकीकात के दौरान पाया गया कि टेक्नीशियन की जानिब से भी कुछ कोताहियां या गलतियां हुई हैं और ये तीसरा ऐसा मुलाजिम है जो इस मामले में अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। यानी 3 सस्पेंशंस हो चुकी हैं, पहले एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, अब जाकर टेक्नीशियन भी उस दायरे में आया जहां इंतजामिया ने यह पाया कि खामियों के लिए वो भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी गई। परसों ही इस सिलसिले में ऑर्डर्स निकले थे कि ये डॉक्टर्स खासतौर से मजीद प्रैक्टिस करें, काम करें, और बाकी डॉक्टर्स के लिए भी एक तरह का इंतबाह था, एक वार्निंग थी, वो भी काम दायरे से बाहर जाकर ना करें। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश पर जोर दिया गया। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से भी इस मामले पर चूंकि बयानात आने चाहिए या वक्तन फवक्तन आते रहे हैं, सवाल ना उठाना, बात ना करना, इस पर भी नाराज़गी लोगों की तरफ से उठाई जा रही है कि कैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो ENT सर्जरी एक निजी अस्पताल के अंदर अंजाम दे रहा और डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो इस मामले पर खामोश है, जहां पर एक मरीज की, एक पेशेंट की जान खतरे में डाली गई। आप सबको याद होगा कि एक निजी अस्पताल जिसका बाद में जब ऑर्डर्स जारी हुए तो इसका तज़किरा इंतजामिया ने भी बाज़ाब्ता तौर पर किया। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 2 डॉक्टर्स, 1 टेक्नीशियन जो तहकीकात के इस दायरे में लाए गए और इस तरीके से 3 लोग मुअत्तल हो चुके हैं। 45 साल एक खातून जो इस निजी अस्पताल में कान की सर्जरी के लिए दाखिल की गई और कहा गया कि डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके इलाज मुआलजे के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, तो ये प्रोसीजर जो है वो एक और डॉक्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अंजाम दिया गया और इससे मुश्किलात और भी पैदा हुई और एक गायनेकोलॉजिस्ट इस काम को अंजाम देने के लिए आगे आई और बाद में जाकर काफ़ी ज़्यादा जब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, हॉस्पिटल की तस्वीर, तरह तरह का तबसरा होने लगा, जो नाराज़गी और इस गैर यकीनी सूरत हाल के बीच हॉस्पिटल का या अस्पताल का जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी बंद करना पड़ा था। काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगे मेडिकल प्रोटोकॉल्स के हवाले से और फौरी तौर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक सर्कुलर एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें डॉक्टर अंजुम नज़ीर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट SDH सोपुर के और डॉक्टर तारिक अहमद डार जो मेडिकल ऑफिसर हैं, डिप्लोमा एनेस्थीसिया में किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधी बांडीपुर के अंदर, इन दोनों को मजीद प्रैक्टिस से यूनियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी काम नहीं कर सकेंगे, ये पाबंदी आयद कर दी गई थी। जुमे को ये हुक्मनामा जारी हुआ था और इस सिलसिले में मजीद अब एक और नाम सामने आया, टेक्नीशियन भी मुअत्तल हो चुका है। था और ENT में उन्होंने जाना था, गए कहीं और। तो चलिए सूरत हाल ये भी हमारी चलती है। तो फिलहाल हुकूमत भी इस पूरे मामले पर संजीदगी के साथ दिख रही है, लेकिन सवाल डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी है जो मुसलसल खामोश है इस पूरे मामले पर और कोई भी बात उनकी तरफ से अभी तक एथिक्स के बारे में नहीं बताई गई है। चलिए जनाब अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की भी, जहां पर सबकी नजरें लगी हुई थी क्योंकि मामला 5 मेंबरान कानून साजिया का था जिन्हें मरकज या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से नॉमिनेट करना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिन्हें नॉमिनेट करना था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से होते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पर आया, जहां पर डिवीजन बेंच ने खसूसी जजों की तैनाती करते हुए ये साफ कर चीफ जस्टिस साहब ने डिवीजन बेंच बनाया और कहा कि वो इस पूरे हसास मामले को देखेंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन खबर यह है कि नॉमिनेशन जो 5 मेंबरान असेंबलीज का था, असेंबली के अंदर यह मामला एक बार फिर अदालत के अंदर मौजूद बहस बना और बहस के बाद इस पर एक और तारीख लगी है। जो माना जा रहा था कि कल शायद एक हतमी फैसला सामने आएगा, वो आया नहीं। ताहम खबर यह है कि अब 20 मार्च को इस ज़िमन में आखिरी फैसला होगा। हाई कोर्ट की तरफ से डेफर कर दी गई हेयरिंग 20 मार्च को और
कोर्ट ने साफ कर दिया कि 20 मार्च को पूरे दिन जो बेंच बनाया गया है, इसके लिए डिवीजन बेंच जिसको तश्कील इससे पीआईएल के लिए कर दी गई है, वो इस मामले को सुनेगा और दोनों तरफें से कहा गया कि जो जवाबात है, जो एतराज़ात है, उनको आप 20 मार्च से कबल जमा करेंगे अदालत के सामने, ताकि 20 मार्च को इस पूरे मामले पर हतमी फैसला लिया जा सके। चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान साहब ने पिछले साल अक्टूबर के दौरान खुसूसी डिवीजन बेंच बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सामने आई है, जिसमें नॉमिनेशन 5 मेंबरों के और सवाल उठाया गया था, गवर्नर के ताकत पर सवाल उठाया गया था, उस पूरे मामले को लेकर फिर अक्टूबर 14 तारीख था जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एंटरटेन करने से मना कर दिया और डायरेक्ट किया पिटिशनर को कि वो जनाब जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जिसके तहत एम्पावर किया गया था एलजी साहब को कि वो 5 मेंबरों को नॉमिनेट कर सकता है। यह मामला चला गया अदालत के अंदर और पिटिशनर ने यह साफ कर दिया, काउंसिल के जो मेंबरान वहां पर बैठे उन्होंने ये साफ कर दिया कि जनाब ये सूरत हाल किस तरीके से हो सकती है और कितना ये खतरनाक जमहूरियत के ढांचे के लिए है। और फिर बाद में डिवीजन बेंच जो जस्टिस संजीव कुमार साहब और जस्टिस राजीव सकरी साहब को बनाया गया, उन्होंने इस पूरे मामले को देखा और फाइनली अब यह बात सामने आई कि 20 मार्च को हतमी फैसला इस पूरे मामले का हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हाजिर हुए थे सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी केस में शामिल हुए, डीके खजूरिया साहब पेश हुए, क्योंकि पिटिशनर जो थे, जो पीआईएल जिन्होंने दायर किया, वो कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा है और इस मामले पर अब सबकी नजरें 20 मार्च पर लगेंगी कि क्या 20 मार्च को अदालत से कोई राहत पिटिशनर को मिलेगी या राहत उसी तरीके से मिलेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को कि दफ्तर किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है दाखिला वजारत की सिफारिश पर। खबरों के इस सफर को जरा और आगे बढ़ाते हैं और बात अब मरीजों की भी करते हैं, पेशेंट्स की करते हैं। तिब्बी शोबे की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन जरा बात उन लोगों की भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से मेडिसिन का मरकज बना है, बनाने के लिए नहीं बल्कि खाने के हिसाब से। आप देखेंगे ताज़ा तरीन आदादोशुमार या रिपोर्ट्स की तरफ जाएं तो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सईद इरफान फाजिल भी हमें श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर एक साल के अंदर या सालाना 3000 करोड़ रुपए की खपत जम्मू कश्मीर में हो रही है और सबसे ज्यादा रियासतों और यूटीज के अंदर जहां अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है उनमें जम्मू कश्मीर भी सबसे ऊपर है। हम जानते हैं कि तिजारत बेलगाम है, सवालात उठते हैं, गैर मुनज़्ज़म है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से ये सब होने के बावजूद भी ऊपर चला गया है। खित्ते के अंदर इस वक्त भी अगर सालाना 3000 करोड़ के आसपास की अद्वियात इस्तेमाल हो रही है, बताता है कि किस नौइयत के मामलात या केसेस इस वक्त हैं। बहुत बड़ी ड्रग मंडी के तौर पर जम्मू कश्मीर एक तरह से तब्दील हो गई है और हर शहरी औसतन साल में 2000 रुपए की दवाई खाता है एवरेज। हर साल इस यूनियन टेरिटरी में 3000 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात की खपत होती है। कंसर्न लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं। सूरत हाल की संगीनी का यह आलम है कि अद्वियात की खपत में अपने से कई गुना बड़ी रियासतें जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया है, जो आबादी के तनासुब का भी आप देखेंगे तो ज्यादा है। और 3000 करोड़ सालाना इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि शायद अगर इतनी अद्वियात यहाँ बनती, रोजगार पैदा होते, इकोनॉमी की बात बहुत ज्यादा होती, इक्तिसादियात की बात होती, लेकिन ये दवाइयाँ, ये अद्वियात जब इस्तेमाल हो रही हैं तो इसका मतलब पेशेंट्स के लिए भी एक हब जम्मू कश्मीर बन गया है। मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव, उम्र रसीदा अफराद की तादाद में इजाफा, अज खुद दवाइयाँ खाने की जो एक आदत पड़ गई है लोगों को, अद्वियात का कारोबार जो है मुसलसल बढ़ रहा है, इजाफा इस सूरत हाल ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर यूटी में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि तशवीश का सबब यह है कि बड़ी रियासतें जिनमें हमसे कई गुना ज्यादा आबादी है वो बहुत आगे चली गई हैं और अद्वियात के कारोबार पर नजर गुजर रखने वाले जिम्मेदार महकमा ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अफसरान भी ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर जो गैर मुतद्दी बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जब बात होती है तो इजाफा दोनों में देखा गया है और सबसे बड़ी परेशानी
कि डॉक्टर से कम रुजू होता है, लोग खुद अद्वियात इस्तेमाल करते हैं ऐसी सूरत हाल में, और जिन रियासतों या जिन यूटीज़ की निशानदेही हुई है उसमें जम्मू कश्मीर भी सबसे ऊपर है। आदादोशुमार मजीद क्या कहते हैं सैयद इरफान फाजिल? इरफान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब और गौर साहब। जहां तक आपने एनुअल कंजप्शंस को लेकर, ड्रग्स को लेकर बात की है, तो जम्मू कश्मीर, यूपी और महाराष्ट्र जो है ये काफी हेड है कंजप्शंस ऑफ मेडिसिन के साथ साथ। हम देख रहे हैं कि आए रोज इट्स जस्ट लाइक ए टॉफीज, पीपल आर हैविंग टॉफीज एंड चॉकलेट्स नाउअडेज, वैसे ही लोग अब मेडिसिन खा रहे हैं, और जिसकी वर्थ तकरीबन सालाना 2000 रुपए बताई जा रही है। ट्रेंड ऑफ सेल्फ मेडिकेशन में कहूंगा ये एक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मिठाई के तौर पर हो गया, क्योंकि हम लोग अक्सर बेशतर देखते हैं कि ये काफी टाइम से चला आ रहा है कि आप कौन डॉक्टर के पास जाएगा, सर में दर्द है तो पैरास्टामोल खाएंगे, कमर में दर्द है तो ये दवाई खाएंगे, पेट में दर्द है तो ये दवाई खाएंगे। बट साइन ऑफ सीरियस कंसर्न, यानी ओवरऑल अगर हम बीमारियां फैलने की सबसे ज्यादा वजूहत यही है। कल भी हम कुछ माहिर डॉक्टरान साहबान से बात कर रहे थे, एक जगह मेडिकल कैंप लगा हुआ था, स्पेशली मैंने उनसे बात की थी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जब सबसे ज्यादा डिजीजेस जो है वो क्या पाई जा रही है, तो इट वाज एवरीवेयर कनेक्टेड कि पेट की बीमारियां ज्यादा है, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है, पेट दर्द ज्यादा। उसके लिए यह है कि हम लोगों ने पेंटॉप, पेंटोसिड और ये चीजें आम कर ली है, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर का जो ड्रग बिजनेस है वो कश्मीर में बहुत बढ़ चुका है। इन्हें सेल्फ मेडिकेशन के साथ साथ अगर मैं सीनियर ऑफिसर्स की बात करूं जो ड्रग एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, वो कहते हैं कि लोग खुद रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों को लेकर, और यही एक वजह है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए, डायबिटीज की आपने बात की, ब्लड प्रेशर की बात की, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो जम्मू कश्मीर में है, एवरी पर्सन इन जम्मू कश्मीर कंज्यूम नॉर्मल मेडिसिन, और उनको लगता है कि ये खाने से ये चीज ठीक हो रही है, दूसरा ये दवाई खा रहा है तो शायद मैं भी ये खाऊं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंसिडरेबली जो है एक वाइड नंबर ऑफ बिजनेस आगे बढ़ चुका है। अब अगर मैं चेयरमैन को लेकर बात करूं, अब्दुल हद साहब जो कि श्रीनगर कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन है, उनका भी मानना है कि ये बिजनेस जो है अब दुगना नहीं चुगना हो चुका है। जहां हम 1600 करोड़ की बात करते थे, ये रजिस्ट्रेशन अब मान लीजिए 16000 करोड़ तक पहुंच गई है। और जितने रजिस्टर्ड, अगर मैं एसोसिएशन को लेकर जो बात करूं, जो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं जो ड्रग डीलर्स है, वो 2700 तो है, मगर उसमें खाली 1600 ही है जो कनेक्टेड है और जो रजिस्टर्ड है। दूसरी जानिब अगर बात किया जाए गौर साहब, जो डॉक्टर्स रनिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना अस्पतालों में, अब उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक के साथ साथ अपनी प्राइवेट मेडिसिन के ब्रांड भी बना लिए हैं जो लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स को लेकर बात करें, कश्मीर हॉस्पिटल्स के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उमर साहब, उनका मानना है कि अर्लियर जो बिजनेस था वो 800 करोड़ था, जो कि आज के दौर में 2000 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी ट्रेड के साथ साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनकी आंखें बराबर इस पर नहीं है। आखिरकार ये क्या वजूहात है, क्यों बढ़ रहा है, रीजन इसके पीछे क्या है? टोटल नंबर ऑफ फिगर में ये कहूंगा किसी को पता ही नहीं है कि इस वक्त मेडिसिन की जो तादाद है, जो ट्रेड यूनियन के साथ साथ जो फिगर्स है वो कितना है। यानी आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि आम जिस तरीके से हम चॉकलेट टॉफी खा रहे हैं, अब लोग घर में जी हाँ आम मेडिसिन ऐसे ही खा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर एक तरह से ड्रग्स मंडी के तौर पर उभर रहा है। कारोबार भी बढ़ रहा है, लेकिन अद्वियात खाने वाले लोगों की तादाद भी, जिससे इस बात की गवाही भी मिलती है या इशारा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुतद्दी या गैर मुतद्दी बीमारियां हैं वो मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और ये हम नहीं, आदादोशुमार इंतजामिया की रिपोर्ट्स भी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तरफ इशारा कर रही हैं और तस्दीक कर रही हैं। यहाँ खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाएंगे, कॉलर्स की तरफ चलेंगे, एक एक करके आप लोगों की बात भी सुननी है। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करते हैं और कॉलिंग वाले इस सेगमेंट में टीवी की आवाज़ बंद रखकर हमारी बात बराह रास्त सुने, अपनी बात रखिएगा। सवाल का 30 से 40 सेकंड का वक्त आपके पास होगा। कम से कम वक्त लेकर नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें और लाइन को बिजी ना रखें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बशीरा जी आप प्रॉब्लम ग्रीन एवेन्यू सेक्टर फर्स्ट हैदरपोरा आज गई बराबर 14 आब आसने से, मगर वो डिपार्टमेंट क्या करे, यह जन मेन पाइपन मोटर लागन सिविक सेंस कंसी। आई रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ कि डिपार्टमेंटल अगर एक्शन है तो बाकी दी है आप, तिक मेन पाइप मोटर लोग तक गसान हवा तेल अंडस पे बचुन आव।
तुहस कत बिल्कुल सही यम सात मोटर लगान बूस्टर पंप्स लगान तिम पन पन आब निवान और यम टेल एंडस पे आसान तिमन बिल्कुल प्रॉब्लम गसान और यह शहर श्रीनगर सह इलाका पॉश एरिया मान अगर शहर श्रीनगर की सूरत हाल वनकस यम सात आबच किल्लत गस आसन कहीं पतमन कैंसन दोन लगातार यह कत करान कि इन वलिस दोहस अंदर बे आबच परेशानी कोशिश करें कि रटो तुत आब यूता जरूरत जखीर करने जरूरत ताकि सारे क्या मिलत और पे पंप या बूस्टर या मोटर लगावन यह सिलसिल यह गोस कुन रंग बंद सपदन युत जन सारे लुकन मसावत सान या आब वात बह कर उम्मीद कि चीफ इंजीनियर PHE और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तिम दिन ओकुन तवज्जो और लुकन मेल राहत। जरूर आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचाने का काम हो गया है जी। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नियाज मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा पर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जी मीर साहब बताएं। जनाब कहां तक पहुंचा हमारी वो पेंशन का मसला जो बढ़ाने का किए गए थे वादे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने साहब ने, क्या वो चैप्टर क्लोज हुआ सेंट्रल बजट के बाद कि अभी है उसमें कुछ स्टेट का बजट जब पेश हो? उसका बेहतर जवाब तो मेरे ख्याल से वजीर सकीना यत्तू साहिबा देंगी जब बजट पेश होगा। लेकिन जब आसिफ बदलते जम्मू कश्मीर में बात कर रहे थे तो ज़रूर उन्होंने इस बात की अक्कासी की कि कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिएगा, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ चीज़ें दिखेंगी बजट के अंदर। लेटेस्ट होप्स हो कि अगले महीने बजट आ रहा है कि उसमें वो जो वादे किए गए थे कि जनाब हम स्टेपन बढ़ाएंगे, हम 10 चीज़ें और इन कमज़ोर अफराद के लिए करेंगे, जिस्मानी तौर ख़ास लोगों के लिए करेंगे। लेटेस्ट होप्स हो कि हुकूमत अपने काम पर पूरा रहे और वो करें। कुछ दिनों का इंतजार है, 2-3 तारीख को सारा पिटारा खुल जाएगा, पता लगेगा कि सूरत हाल क्या कुछ है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, चलिए लाइन ड्रॉप हुई है। एक और कॉलर हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब प्रेसिडेंट इंतजामिया कमेटी जामिया मस्जिद गनाई माला बडगाम जी। अस करो तह ओत अर्ज आज ब्रो 10 दो तरे तह सतन कॉल कि अहनज यह पार्क एस पार्क तुम छो ये वाकफ सनिस बडगाम गनाई माला बडगाम अहनज इस पार्क चलान ये सदवो अति अस जरूरत पार्क वार्क क्या मगर ये माही मुबारक इन वो सड़क 50 फुट यमो खराब कर अत सड़क सिम शहरान क्या पगह नमाज वल बेमार मुलाजिम दुकानदार अमे सड़क किन खसान तिम बरान पकन नंबर अमे मज पकान ड्रेनेज यह महकमा म्यूनसिपल कमेटी अम खसान बदबू सह खसान अमे मेन होल किन यूर अपर बना जनाब पकन तो वो कर इन मेहरबानी फीस दिवान फी रेत मगर अत समझान कहें अपर लुक पकान अपर गंदगी खसान अपर फक खसान कून निमान न PWD हो सड़क सेहत खतर। चलो इंशाल्लाह तो वादे की मामला अनो जिम्मेदारन नोट से अंदर और चूंकि तुम मेंबर असेंबली वनकस कहीं नत करो 3 दिन कन अंदर गोश गुजार ये, लेकिन तम बावजूद तम तक जिम्मेदार तिमन ताम वात यह कत तिकाज गनाई माला जामिया मस्जिद मरकजी जामिया मस्जिद अडस नश ये सासवाद लुक नमाज परान रमजान रेत बोड़ दो बुत इंशाल्लाह करनाओ कोशिश कि डिप्टी कमिश्नर सोबन तम गम दफ्तर मज नेरन ओकुन यीन। हालांकि 5 मिनटन सफर अगर तम नेरन पान वुचन तमन यह कथ एहसास कि लुक कमन मुश्किलात अंदर हेन आमत। इंशाल्लाह करो जरूर तिमन ताम वातनाने की कोशिश। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी। हेलो जी जी मैं कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ सईद इकबाल जी। इकबाल साहब बताएं। के बारे दवाई में बोल रहे थे ना जो फरमा रहे थे। जी जी जी। हमारे कश्मीर में कभी बीमारियां दूर नहीं होगी जब दवाइयां ही गलते तो बीमार क्या ठीक होंगे। जब हर जगह दवाइयां नकली मिल रही हैं 90% तो ठीक ही होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अद्वियात पर जो तो सिर्फ एक हमारे कश्मीर में बिंदरू जो है उसकी दवाई साफ मिल रही है, वहां तक कहां से लोग गांव के जाएंगे दवाई खरीदने के लिए। यहाँ डॉक्टर साहिबान सिर्फ लिखते हैं मुझे दवाई दिखाना, मुझे दवाई दिखाना, वो क्या होती है?
ये जो मुझे दवाई दिखाने वाला मामला होता है कि क्या जो कंपनी मैंने लिखी है क्या उसी कंपनी का लाया कि नहीं लाया, किसी और सॉल्ट का तो नहीं लाया है। बहरहाल ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन इस चीज़ का एहसास मेरे ख्याल से रियासती हुकूमत को भी होना चाहिए कि एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से लेकर जब आप लखनपुर से बात करेंगे, गांदरबल की ऊपर वाली, कंगन वाली आखिरी गाँव तक, सूरत हाल यही हमारी बनी हुई है। और हर जगह पर दवाई के दुकान तो लगे हैं, हज़ारों करोड़ रुपये का बिजनेस भी हो रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन चेक एंड बैलेंस जो होना चाहिए था, क्या सही तरीके से हम वो कर पा रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी आज के दिन में। लास्ट 2 कॉल जी आज के प्रोग्राम के। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अस करो अम ब्रोट तो तय ओतर फोन यस डलगेट सीडी अस्पताल ना दोगजन अहन मेन गेटस पे लेफ्ट साइड रेड वल राइट साइड रेड वल अच्छे बेमार परेशानी मज गसान पत मतलब बे यूत रश जाम तूत अत बे वोनमो मे तुम बोड़ गेट ब्या गेट अत लकुट गेट हम साइड पतम साइड सह 3 बज कर बंद तप प्रॉब्लम प्रॉब्लम वन सो जरा ओपीडी खतर और यम साथ ओपीडी मकलान तम मूजूब गेट तप बंद सह गोड यल 24 घंटे यमो कोर मजे बंद यह तरह फिक्र क्या अत गई कैजुअलिटी लट अम वजह से गेट बंद सड़ा शुक्रिया कॉल करने वाले। एक और कॉलर है जी हमारे, चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी, नाम बताइएगा कहां से। हेलो हेलो, चलिए लास्ट 2 कॉलर्स ले लेंगे, अगर लाइन पे जल्दी से ज्वाइन करेंगे, बहुत कम वक्त है, जल्दी से कॉल करें। हेलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 10 बजने वाले हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो प्रोग्राम खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली चुनाव पर मबनी खबरें भी आप तक पहुंचेंगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ रहने के लिए, मुसलसल आगाह रहने के लिए न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन बल्कि गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले मैं जिद्दी थी, अब आप अड़ जाते हो। पहले मैं नहीं समझती थी, अब आप वक्त लगाते हो। नजरें चाहे हों दो, है सपना एक ही हमारा। सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। जब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की बागडोर